नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे थे प्रस्तावना के बारे में। आज दोस्तों प्रस्तावना को कंटिन्यू करते हैं, तो हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। तो दोस्तों लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रस्तावना में समाजवाद तक कर लिया था। आज हम समाजवाद से आगे चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूं, अगर आप यूपीएससी पीसीएस यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप अपने नोट्स बनाने खुद सीखें। नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। और मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, जैसे प्रस्तावना है तो प्रस्तावना में कभी भी दोस्तों चेंज नहीं होता। वर्तमान में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो मैंने इतना डिटेल से इतनी अच्छी व्याख्या कर दी है कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे तो सब आपके सोल्व हो जाएंगे। यानी अगर आप मेरा ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेते हैं दोस्तों, तो प्रस्तावना में से कभी भी जिंदगी में सवाल गलत नहीं होगा। और यूपीएससी में तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, यूपीएससी पीसीएस में एक एक सवाल की बहुत अहमियत होती है। हम एक एक सवाल सही करेंगे तभी तो आगे चलेंगे। तो बस आपसे निवेदन है कि एक तो अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों, और हमेशा यानी जहां चेंजेबल नहीं है तो उसको तो रट दीजिए। बस बात ही खत्म, किस्सा ही खत्म है, प्रस्तावना का किस्सा ही खत्म हो जाएगा इसके बाद। तो चलो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं, अपने कंटिन्यू करते हैं। हम प्रस्तावना में यानी लास्ट शब्द समाजवाद के बारे में पढ़ के गए थे। अब दोस्तों आज शैडो आ रही है पीछे बोर्ड के, तो दोस्तों इतना क्या बताऊं, बस यही समझेंगे दोस्तों, बस हमें पढ़ना है और बोर्ड यहाँ है, बस इतना दिखाई दे रहा है आपको, अच्छी बात है। और इतना अच्छे तरीके से इजी गोइंग में समझाऊंगा कि आपको आसानी बात यानी आसान भाषा में आप एम लक्ष्मीकांत देखेंगे यानी और कोई बेर एक्ट देखेंगे तो आपको थोड़ा आसान नहीं रहेगी। मेरी सिंपल लैंग्वेज में आप समझोगे तो अब अगर लक्ष्मीकांत या बेर एक्ट देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा दोस्तों, कभी सवाल गलत नहीं। तो दोस्तों हमारा जो चैप्टर चल रहा था यानी समाजवाद के बाद में एक शब्द आता है जिसका नाम है पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। अब पहला सवाल तो यही बन जाता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय संविधान में यानी हमारे संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं है। अब ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी स्टेटमेंट गलत करवाने को आ सकते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द का भी प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं था। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा जाएगा तो 42वां संविधान संशोधन 1976। लेकिन वो जब हम संविधान संशोधन यानी प्रस्तावना में संविधान संशोधन कब हुआ, कैसे हुआ, कितने हुए, वो पढ़ेंगे उस दम मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात बता दी, यानी ये मूल प्रस्तावना में तो नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। फिर भी ध्यान रखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष शब्द तो है ही नहीं बिल्कुल। इसका तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंथ निरपेक्ष। तो तात्पर्य क्या है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष शब्द का तात्पर्य ये होता है कि राज्य, एक तो ध्यान रखना राज्य व धर्म दोनों अलग अलग है। अलग अलग है। दूसरा आप इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। अगर भारतीय सरकार या भारतीय संविधान किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देती है तो अन्य लोगों के साथ में अन्य लोगों का शोषण होगा। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने साफ तौर पर कह दिया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अपितु इसका मतलब ये भी नहीं लगाएंगे आप, अर्थात इसका मतलब ये भी नहीं है, यानी सिंपल लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये मतलब निकालें कि भारत कोई अधार्मिक देश है, अधार्मिक देश है, आप ये मतलब नहीं निकालेंगे। अब दोस्तों कभी कभार आपसे प्रश्न इस प्रकार आ जाता है कि उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। कथन दिया रहता है, पहला कथन यानी ए नंबर कथन दिया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। आर नंबर कथन दिया होता है कि भारत एक अधार्मिक देश है, तो ए कथन बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आर ए की व्याख्या करता है तो बिल्कुल नहीं करता। दोनों अलग अलग बातें हैं, यानी इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। राज्य का कोई धर्म नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत कोई अधार्मिक देश है। राज्य का धर्म नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमने विभिन्न संस्कृतियों को महत्व दिया है। हम किसी विशेष या एक धर्म को महत्व नहीं दे रहे। अब दोस्तों ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना,
ये आया कहां से, यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, ये 16वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ। और कहां हुआ, तो ध्यान रखना यूरोप में हुआ था दोस्तों। यानी यूरोपीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख है, तो धर्मनिरपेक्ष। अब वहां के पादरी भ्रष्ट हो गए थे, इसलिए हमने धर्मनिरपेक्ष को तो पहले ही देख रखा था, इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द की जगह हमने कौन सा शब्द प्रयोग किया, तो पंथ निरपेक्ष। समझ में दोस्तों, चलें भी आगे। तो ये लो दोस्तों, यानी इससे ज्यादा कभी प्रश्न नहीं पूछा है, पंथ निरपेक्ष से आज तक यूपीएससी ने बहुत कम सवाल पूछे हैं। मिटा देता हूं, 42वें संविधान संशोधन को आधार मानकर जरूर पूछ लेती है, लेकिन इस पर कभी कोई प्रश्न नहीं पूछती। बस ये ध्यान रखना कि कौन सा शब्द उल्लेखित है और किसका क्या मतलब है। नेक्स्ट शब्द आता है दोस्तों लोकतंत्र, लोकतांत्रिक, तांत्रिक लिखिएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य प्रस्तावना में जो शब्द है ना वो। पर मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, आप कमेंट करके बताना दोस्तों, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। हाँ बताओ भी, लोकतंत्र हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, 1 2 5 7 जितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो ये है आपकी तैयारी, भाई पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी आप। तो ध्यान रखना दोस्तों, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखना दो लोकतंत्र होता है 2 प्रकार का। चलो ये मैं बता देता हूं, एक आप उत्तर दीजिए, एक और उत्तर। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। अब आप, मेरा सवाल ये है, हालांकि यूपीएससी में तो आपको शब्द की परिभाषा भी पता होना चाहिए, क्योंकि मेंस लिखना होता है, शब्दों पर लिखना होता है। अगर आपके पास में शब्दकोश ही नहीं है तो लिख कैसे सकेंगे। फिर भी चलो आपसे पहले तो ये पूछता हूँ, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा होता है, क्या डेफिनेशन होना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, आपकी तैयारी देखते हैं दोस्तों कितनी है। आप ये बताइए कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। हाँ बताओ भी, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं दोस्तों आप। प्रत्यक्ष का मतलब होता है, सीधा सीधा मतलब है जिसमें अपने भागीदार ले हो, यानी इसमें जनता अपनी शक्तियों का इस्तेमाल खुद करती है। तो क्या भारत में ऐसा होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल फिर क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल माना जाता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के आपसे पूछे ना दोस्तों औजार कितने हैं, तो ध्यान रखना इसके 4 प्रकार के औजार माने जाते हैं। 4 कौन कौन से हैं, तो जैसे परिपक्षा, इसके अलावा दोस्तों और माना जाता है पहल, वापस बुलाना और जनमत संग्रह। अब आप दोस्तों एम लक्ष्मीकांत या भारतीय बैर एक्ट देखेंगे ना तो मजे से याद हो जाएगा। यानी इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको किताबें नहीं बताती, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मेरे हिसाब से, एक मृदु भाषा यानी एक सरल भाषा में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किस प्रकार का होता है, तो इसमें जनता अपनी शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं न कर के अपने द्वारा चुने हुए प्रत्याशियों से करवाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना इसका सबसे सूटेबल एग्जाम्पल होता है भारत। ऐसे तो अमेरिका भी है, लेकिन आपको भारतीय संविधान पढ़ा रहे हैं वर्तमान में। तो लोकतंत्र आई होप आपको समझ में आया। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में यानी जनता अपनी शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं करती है, तो एग्जाम्पल क्या है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, इसमें जनता अपनी शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं नहीं करती है दोस्तों, कौन करता है, तो जनता। इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रत्याशियों के द्वारा लोकतंत्र यानी चुने हुए प्रत्याशियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। इनके द्वारा हम, इनके माध्यम से हम हमारी जो भी मांगे हैं वो संसद में या विधानसभा में रख पाते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों शब्द आता है जिसका नाम है गणराज्य। हेडिंग डाले में दोस्तों गणराज्य। गणराज्य या किताब में गणतंत्र भी लिख देती तो एक ही मतलब है। पहली बात तो दोस्तों यही पता होना चाहिए कि इसका तात्पर्य क्या है, व्हाट इज मीनिंग क्या है। प्रत्येक शब्द का अपना एक मतलब है। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है, तो इसके ये मतलब होते हैं कि देश का प्रधान, देश का प्रधान कौन होता है। तो दोस्तों भारत देश का प्रधान कौन है, तो राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री मत थोप देना। देश का प्रधान निर्वाचित होना चाहिए दोस्तों, निर्वाचित हो, यानी देश का प्रधान है ना, देश के प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक बोला जाता है। प्रथम नागरिक का चुनाव होना चाहिए। कहीं यूरोप की तरह न हो कि वंशानुगत न हो, वंशानुगत न हो। तो ये मतलब होता है, तात्पर्य क्या होता है, यानी तात्पर्य देश का प्रधान निर्वाचित होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। तो ये इसका मतलब है दोस्तों। अब आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये गणराज्य शब्द है ना दोस्तों, ये हमने कहां से लिया है दोस्तों। तो गणराज्य शब्द है ना, भारतीय संविधान में कहां से प्रेरित है, तो ध्यान रखना फ्रांस से प्रेरित है। अब आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत गणतंत्र राज्य कब बना था। भारत गणतंत्र राज्य कब बना, दोस्तों वही उत्तर होना चाहिए जब संविधान लागू होगा। तो कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को भाई, 26 जनवरी 1950, ये डेट याद रखना। अब ये क्यों बताइए दोस्तों, तो ध्यान रखना संविधान बनकर तैयार कब हो गया, तो 26 नवंबर को हो गया था। लेकिन ये कंफ्यूजन करने के लिए पूछ सकते हैं। तो मेरा एक ही मोटो है दोस्तों, यानी हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़े। अब देखते हैं कि एग्जाम में बहुत सारा कुछ पढ़ लिया और एक छोटी सी चीज हमने छोड़ दी और वही एग्जाम में पूछ ली जाती है और वही हमारा सवाल गलत हो गया, तो फिर पढ़े का उस टॉपिक का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो गणराज्य या गणतंत्र शब्द है जो हमने कहां से लिया, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि कहां से लिया है, हमने फ्रांस से लिया। तात्पर्य क्या होता है, तो देश का प्रधान, यानी देश का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का हमेशा चुनाव होना चाहिए दोस्तों, वंशानुगत नहीं। एक तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। दूसरा क्या ध्यान रखेंगे कि भारत गणतंत्र राज्य कब बना, तो 26 जनवरी 1950। तो ये भी शब्द आपको शायद समझ में है दोस्तों, समझ में भाई। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं। तो नेक्स्ट शब्द है दोस्तों न्याय। तो प्रस्तावना में न्याय के प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो ध्यान रखना 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कौन कौन से न्याय का उल्लेख है दोस्तों, बस स्टार लगाओ दोस्तों। एक ही प्रश्न है, रटा रटाया एक ही प्रश्न, किसी भी विभाग का देख लेना, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक देख लेना, एक ही प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है। क्या प्रश्न है दोस्तों, तो पहली बात तो न्याय पता होना चाहिए सामाजिक। अब सामाजिक न्याय क्या होता है, तो ये आप सभी जानते हैं, समाज में सभी वर्ग समान है। राजनीतिक, प्रत्येक व्यक्ति को यह राजनीतिक अधिकार रहता है। और दोस्तों आर्थिक, नोट लगाकर एक बात लिख देता हूं दोस्तों, बस प्रश्न यही पूछा जाता है कि प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं।
प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेखनीय है? तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेखनीय है? तो ध्यान रखना, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, और कौन सा होता है? तो धार्मिक न्याय, यानी हमने ये पहले ही शब्द देख लिया था, धार्मिक न्याय जैसा कोई न्याय उल्लेखित नहीं है। बस यही सवाल बार बार पूछा जाता है, ये कम से कम 10वीं बार पूछा जा चुका है, आज से पहले 10 बार प्रश्न पूछा और प्रत्येक स्तर के एग्जाम में पूछा गया। यानी प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की बात करता है? तो 3 प्रकार के न्याय की। सामाजिक न्याय, यानी समाज के सभी वर्गों को यह अधिकार है कि वे अपने गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं दोस्तों। राजनीतिक अधिकार जो आप समझते हैं, सभी डेफिनेशन समझते हैं। आर्थिक, यानी प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है, अरे जैसे सरकार है, सरकार किसी एक ही वर्ग को यानी विशेष वर्ग को ही ठेके थोड़ी देती है, सभी को देती, समान अधिकार के साथ में जीवन जीने का समान आर्थिक न्याय के आधार पर सभी को समान रूप से जीवन जीने का अधिकार देती है। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये 3 प्रकार का न्याय है, ये हमने, ये शब्द है ना दोस्तों, ये सभी के सभी, ये शब्द हमने कहां से लिए हैं? तो ये शब्द दोस्तों रूस से लिए, रूस की क्रांति से। और रूस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? बस यही ध्यान रखना, रूस की क्रांति कब हुई? तो 1917 में हुई। तो ये लो दोस्तों न्याय, यानी 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख करता है। कौन कौन से हैं? तो पहला न्याय कौन सा है? सामाजिक न्याय। दूसरा न्याय कौन सा है? राजनीतिक न्याय। तीसरा न्याय कौन सा है? तो आर्थिक न्याय। अब सवाल एक ही प्रश्न बार बार पूछा जाता है न्याय से, यानी अगर न्याय से प्रस्तावना में से प्रश्न पूछा जाता है तो एक ही सवाल आता है बार बार कि प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है। तो किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है दोस्तों? तो धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। ये तीनों प्रकार के न्याय जो न्यायिक शब्द हैं दोस्तों, यानी हमने लिखे ना दोस्तों सबसे पहले, यानी मैंने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि न्यायिक आदेश कहां से लिए हैं। तो क्या कहां से लिए हैं दोस्तों? रूस से लिए हैं। तो ये मैंने आपको बताया। और कहां से? यानी रूस की क्रांति से लिए, और रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी जो लास्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।